मॉर्निंग, मेरा नाम अनमोल है। मैं एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ और आज का वीडियो है सप्लीमेंट्स इन बॉडी बिल्डिंग। तो कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, सप्लीमेंट्स हमारे नीड को पूरा करता है। जैसे कि मान लो आप अपनी डाइटरी रिक्वायरमेंट से कि प्रोटीन क्रिएटिन ये सब कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, तो उसको हम लोग सोर्स करते हैं बाहर से, तो उसे बोलते हैं सप्लीमेंट। ठीक है, तो क्या क्या सप्लीमेंट है जो हमको लेना चाहिए, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला होता है वे प्रोटीन। ठीक है, वे प्रोटीन क्यों लिया जाता है? आदमी डेली का प्रोटीन गोल पूरा नहीं कर पाता है तो वे प्रोटीन लेता है। रिक्वायर्ड अमाउंट होता है 0.7 टू 2 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट। ठीक है, लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी पे। मान के चलो आपकी एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप चाह रहे हो 2 ग्राम प्रोटीन लेना, तो ये फेयर नहीं होगा ना, आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट फिर लोअर साइड पे जाएगी। लेकिन अगर आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, डेली बेसिस पे आप जिम जाते हो, 1-2 घंटे का आपका वर्कआउट सेशन रहता है, तो आपके मसल को रिकवरी के लिए प्रोटीन चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए होता है वे प्रोटीन। तो वे प्रोटीन में होता है 2 प्रकार, एक आइसोलेट और कंसनट्रेट। आइसोलेट में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट आपको नहीं मिलेगा। कंसनट्रेट में 5 से 10 ग्राम माइनर का कार्ब मिलेगा। मतलब आप मान के चलो जो लैक्टोज इंटॉलरेंट है उसी के लिए आइसोलेट होता है, कंसनट्रेट नॉर्मल पीपल के लिए। ठीक है, तो फ़ायदा क्या होता है पे प्रोटीन का? फास्ट डाइजेशन होता है। ठीक है, एक्सेस कार्ब लगभग होता भी है तो ना के बराबर होता है। ठीक है, और क्लियर कट प्रोटीन मिलता है आपको। ठीक है, मान के चलो एक स्कूप वे प्रोटीन में आपको मतलब मान के चलो 24 से 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। 24 से 25 ग्राम प्रोटीन बिना एक्सेस कैलोरीज के, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब बेनिफिट होता है इसमें। ठीक है, मिल्क प्रोडक्ट होता है। वे प्रोटीन बनता कैसे है? जैसे आप मान के चलो पनीर या चीज़ बनाते हो ना, तो उसका बाय प्रोडक्ट होता है जो वाटर लिक्विड बनता है, उसी को वे बोलते हैं। ठीक है, उसको ड्राई आउट करते हैं तो उससे बनता है वे प्रोटीन। ठीक है, इसमें एसेंशियल नॉन एसेंशियल दोनों प्रकार के होते हैं। ठीक है, एसेंशियल जो हमारे बॉडी को चाहिए, जो हम को बाहर से सोर्स करना पड़ता है, हमारा बॉडी खुद से सिंथेसिस नहीं कर सकता, उसे हम एसेंशियल अमीनो एसिड बोलते हैं। नॉन एसेंशियल जो हमारा बॉडी सिंथेसिस कर सकता है, इसमें दोनों प्रकार के होते हैं, एसेंशियल नॉन एसेंशियल। ठीक है, एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन कंप्लीट होता है हमेशा ही। ठीक है, और चीप ब्रांड से बच के रहें। उसमें क्या है, अमीनो पैकिंग करते हैं, जैसे कि ग्लाइसिन वाइसिन, ये सब जो छोटे मोटे अमीनो एसिड होते हैं ना, ये आप मिला के अमीनो पैकिंग कर देते हो। तो अमीनो पैकिंग से क्या होता है, मतलब आप प्रोटीन कंटेंट तो बढ़ा दोगे लेकिन क्वालिटी ऑफ प्रोटीन गिरा दोगे। ठीक है, दूसरा सप्लीमेंट है क्रिएटिन। क्रिएटिन इसके भी कई प्रकार होते हैं। ठीक है, इसमें होता है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, क्रिएटिन HMB, क्रिएटिन HCl, क्रिएटिन ईस्टर। लेकिन ये सब जो है ना आपके काम का नहीं है, बताने को मैं बता दूंगा, लेकिन ये सब आपके उतना फ़ायदा नहीं करेगा। सबसे ज़्यादा मोस्ट रिसर्च है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, यही लेना रहता है। ठीक है, मैक्सिमम टाइम। बाकी मैं बताता हूँ क्रिएटिन HMB क्या होता है ना, बीटा हाइड्रोक्सी मिथाइलेट और बीटा हाइड्रोक्सी मिथाइल ब्यूटारेट से बनता है। ठीक है, ये मेनली काम आता है प्रिजर्वेशन ऑफ मसल में, मतलब ओल्ड एज पीपल के लिए सही रहता है। और होता है क्रिएटिन HCl। क्रिएटिन HCl क्या होता है, इसका सॉलिबिलिटी ज़्यादा होता है तो इसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। ठीक है, ये एसिडिक होता है थोड़ा। और क्रिएटिन ईस्टर, ठीक है, ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। ठीक है, क्रिएटिन वर्क कैसे करता है, जैसे आपका मसल में मायोसिन होता है ना, उसको ATP चाहिए होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। ठीक है, तो क्रिएटिन को चाहिए होता है ATP एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो मान के चलो आप हैवी वर्कआउट सेशन लगा रहे हो, तो उसमें आपकी क्या है, एनर्जी डिप्लीशन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो एनर्जी डिप्लीशन हो जाता है, तो इसमें क्रिएटिन मदद करता है। ठीक है, क्रिएटिन आपकी बॉडी में स्टोर होता है क्रिएटिन फॉस्फेट में। ठीक है, क्रिएटिन फॉस्फेट फिर जाता है एज एन ATP वर्क करता है वो, और वो ब्रेक डाउन होता है क्रिएटिन प्लस फॉस्फेट में। और फॉस्फेट जो है, फॉस्फेट फ्री फॉस्फेट आपको, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसमें होता है 2 प्रकार के क्रिएटिन आता है, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट और क्रिएप्योर, नहीं क्रिएटिन माइक्रोनाइज और क्रिएप्योर। ठीक है, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट के टाइप हैं। तो क्रिएटिन माइक्रोनाइज में क्या होता है ना, ये बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं, तो इसका एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है, तो इसीलिए। और क्रिएप्योर इसकी प्योरिटी ज़्यादा रहती है, लेकिन 99.9% ऐसा प्योर ये भी रहता है, तो दोनों इक्वल है। बाकी मेरे से पूछा जाए तो माइक्रोनाइज्ड इज़ बेटर। और इन जनरल आपका स्ट्रेंथ में भी इम्प्रूवमेंट होता है क्रिएटिन से। मैं बता रहा हूँ कि मेरे बेंच प्रेस में ऑलमोस्ट
10 kg का डिफरेंस आता है विथ क्रिएटिन और विदाउट क्रिएटिन। क्रिएटिन को आपका फेस होता है लोडिंग फेस, ठीक है, इसको आपको लोड करना पड़ता है। ऐसा नहीं है बॉडी में जाके आप एक स्कूप लिए और आप पे क्रिएटिन वर्क करना चालू कर देता है। इसको आपको 3 से 4 ग्राम लेना पड़ता है। तो मतलब मान के चलो 1 हफ्ता या 4-5 दिन आप इसको बॉडी को प्रॉपरली आपके बॉडी में सैचुरेट होने में टाइम लगता है, तब जाके ये वर्क करता है, ठीक है। और इसमें आता है फ्लेवर्ड अनफ्लेवर्ड। तो फ्लेवर्ड में क्या रहता है ना, मान के चलो फ्लेवर्ड प्रोटीन क्रिएटिन मतलब आप एक स्कूप लोगे तो एक स्कूप में अगर मान के चलो स्कूप का साइज़ है 5 ग्राम का, तो उसमें मान के चलो 1 ग्राम आपको फ्लेवर्स आर्टिफिशियल स्वीटनर मिलेगा। तो ये नुकसान होता है फ्लेवर्ड का, इसमें आपको क्वांटिटी बढ़ाना पड़ता है। नॉन फ्लेवर्ड में क्वांटिटी सेम रहता है और उसमें आपको कट टू कट क्रिएटिन मिलता है, ठीक है। BCAA ब्रांच अमीनो एसिड, ठीक है, इसमें क्या होता है लूसीन, आइसोलूसिन, वैलिन, ये 3 अमीनो एसिड को BCAA बोला जाता है। BCAA क्या होता है, ये ड्यूरिंग वर्कआउट लिया जाता है। ये स्वीट टेस्ट करता है और मान के चलो ये आपको थोड़ा फटीग होने नहीं देता है, क्योंकि मतलब मान के चलो 2-3 घंटे का आपका लॉन्ग आवर ऑफ सेशन हाई वॉल्यूम आप ट्रेनिंग कर रहे हो, तो उसमें BCAA काम आता है। इन जनरल लोकल पब्लिक के लिए उतना काम का नहीं होता, लेकिन ये BCAA आपको वे प्रोटीन में मिलेगा। और इवन आप जो नॉनवेज सोर्स से या फिर एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन ले रहे हो उसमें भी BCAA आपको मिल जाएगा, ठीक है। प्री वर्कआउट क्या होता है, ये सप्लीमेंट होता है जो हम लोग वर्कआउट के पहले लेते हैं इसको, ठीक है। इससे 15 से 20 मिनट लगता है इसको बॉडी में एब्जॉर्ब होने में। और इसमें क्या होता है, मेनली आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है ये कैफीन ड्यूरिंग वर्कआउट, ठीक है। और इसमें एनो बूस्टर्स होते हैं। एनो बूस्टर मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड किस काम आता है, ये आपका वैसोडाइलेशन में काम आता है। वैसोडाइलेशन करता है तो आपकी क्या वैस्कुलरिटी ज़्यादा होती है। और इसमें सिट्रोलिन होता है, सिट्रोलिन हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, अलग से भी आता है। इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, आर्जिनिन होता है, बीटा-एलेनिन होता है, क्रिएटिन होता है, BCAA में आपको बता चुका हूँ, क्रिएटिन आपको बता चुका हूँ। तो ये सब कंटेंट होता है प्री वर्कआउट का, ठीक है। सिट्रोलिन आर्जिनिन दोनों का लगभग एक सा फंक्शन होता है। आर्जिनिन की बायोअवेलेबिलिटी थोड़ी कम होती है लेकिन सिट्रोलिन की ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, वैस्कुलरिटी बढ़ाता है। ये एनो नाइट्रिक ऑक्साइड ब्लड में इंक्रीज़ कराता है। उसके कारण क्या होता है, डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स इंक्रीज हो जाती है। तो इससे क्या होता है, वैसोडाइलेशन होता है, तो इससे आपकी वैस्कुलरिटी बढ़ती है और ब्लड फ्लो इन बॉडी बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन इसका डिमेरिट क्या है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। और आर्जिनिन के पास जो बायोअवेलेबिलिटी, ये सिट्रोलिन क्या होता है ना, लिवर को बाईपास करता है, इसीलिए इसकी बायोअवेलेबिलिटी आर्जिनिन के मुकाबले ज़्यादा होती है, क्योंकि आर्जिनिन क्या है लिवर पे जाता है, लिवर में इसका डिग्रेडेशन हो जाता है, तो इस कारण आर्जिनिन थोड़ा लो बायोअवेलेबिलिटी के साथ आता है, ठीक है। कार्निटीन होता है, ठीक है, ये कार्निटीन लोग फैट लॉस के टाइम लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, लाइसिन और मिथियोनिन मेनली 2 अमीनो एसिड होते हैं जो कि ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड को प्रमोट करते हैं, ठीक है। ये फैट लॉस के टाइम लिया जाता है। और फिर हम आते हैं सस्ते प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉल, ORS, ये सब लोग अपना इलेक्ट्रोलाइट, जैसे मान के चलो आपको वर्कआउट के टाइम बहुत पसीना आता है तो इलेक्ट्रोलाइट लॉस होता है, तो इसके कारण लोग इलेक्ट्रॉल और ORS लेते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉल ORS आपको लेना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें पोटेशियम सॉल्ट्स रहते हैं ना। पोटेशियम सॉल्ट्स क्या करते हैं, ये आपका टैकीकार्डिया करा सकते हैं, मतलब हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉल ORS कब लिया जाता है, सीवियर डिहाइड्रेशन के टाइम लिया जाता है। नॉर्मली आप ऐसे रोज़ अब्यूज़ करोगे इलेक्ट्रॉल ORS का तो आपके हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, ठीक है। खाली डिहाइड्रेशन में लेना है आपको, ठीक है। और मल्टीविटामिन्स क्या है, अगर आप विटामिन्स अपनी डाइट से कंप्लीट कर पा रहे हो तो आपको मल्टीविटामिन्स का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मान के चलो जैसे लोग कटिंग में होते हैं, फैट लॉस करते हैं, उन लोग कैलोरी डेफिशिएंट में होते हैं, तो उनको मल्टीविटामिन्स की ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि उनका न्यूट्रिशन पूरा प्रॉपर नहीं हो पाता है ना। आप डाइट कम करोगे लेकिन बॉडी का रिक्वायरमेंट विटामिन्स का उतना ही रहता है। तो जैसे आप मान के चलो एकदम सीवियर कटिंग में हो, आप फैट लॉस करना है, तो उसमें विटामिन रिकमेंड किया जाता है, ठीक है। ये हम सबसे ट्रस्टेड मेरे को लगता है A to Z मल्टीविटामिन, और ये फिश ऑयल ये सब भी लिया जा सकता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के लिए। और अगला प्रोडक्ट आता है कीसिन। कीसिन क्या होता है, मिल्क प्रोटीन होता है, ठीक है। ये स्लो एब्जॉर्प्शन होता है इसका, और इसको आपको रात के टाइम लेना होता है, ठीक है। और मेन कीसिन आपको वे प्रोटीन में भी मिलता है, लेकिन अलग से आप अगर अफोर्ड कर सकते हो तो कीसिन ले सकते हो आप, ठीक है। फिर ग्लूटामिन क्या है, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड होता है, ठीक है। ये मसल वेस्टिंग को रोकता है, मतलब ब्रेक डाउन ऑफ मसल। ग्लूटामिन सबसे ज़्यादा स्टोर होता है आपके मसल्स में ही, ठीक है। तो अगर आपके बॉडी को अगर मान के चलो बहुत रिकवरी चाहिए, मान के चलो जैसे आप सीवियर इन्फेक्शन में हो या ट्रॉमा हुआ आपके बॉडी को, तो वो ग्लूटामिन की रिक्वायरमेंट उसकी बढ़ जाती है। तो ग्लूटामिन कहाँ से लेता है वो,
कि अपना मसल ब्रेक डाउन करके, तो मसल ब्रेक डाउन ना हो इसीलिए अपन केसीन लेते हैं, लेकिन ये नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। और आ जाते हैं नेस्टी साइड्स ऑफ बॉलीवुड, मतलब बॉडी बिल्डिंग। इसमें क्या होता है, आप स्टीरॉयड अब्यूज़, ठीक है। ये मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ ना, ये खाली आपके नॉलेज के लिए, ठीक है। इसमें क्या क्या सबसे ज़्यादा अब्यूज़ होता है, ट्रेनबोलोन सिटेट, ट्रेन जिसको बोलते हैं, डेका, डी बॉल, एनावार, साम्स, एंड्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स होते हैं ये मेनली आपको, ये स्टीरॉयड नहीं होते, ठीक है। इसके साइड इफ़ेक्ट थोड़े कम होते हैं पर होते तो हैं, ठीक है। और मेन क्या है, स्टीरॉयड जो होते हैं ना, इसके रिसेप्टर्स न्यूक्लियस मदर सेल के अंदर, तो ये डायरेक्ट बाईपास करके अंदर चल जाता है। स्टीरॉयड्स क्या है ना, मेनली ये फैट सॉल्युबल होते हैं, और जैसे मान के चलो ट्रेनबोलोन एसीटेट, डेका, ये क्या करते हैं ना, इनडायरेक्टली आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है। टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है मतलब आप सप्लीमेंट लेके एक्सटर्नली इंजेक्ट किए उस पर, तो क्या है ना, बॉडी में नेगेटिव फीडबैक चालू हो जाता है। नेगेटिव फीडबैक के कारण आपकी बॉडी को लगता है कि बाहर से जब आ ही रहा है, तो वो इनसाइड प्रोडक्शन कम कर देता है आप इसका टेस्टोस्टेरोन का। तो इसका लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है, तो इसको नहीं लेना चाहिए। और फैट लॉस पे जाए तो फैट लॉस के लिए मतलब ये सब नॉन स्टेरॉयडल है, क्लेनबिटानॉल और थायरॉक्सिन, ये सब क्लेनबिटानॉल, ये सब आपका वैस्को, मतलब ये मान के चलो ये आपका अस्थमा का दवाई है, थायरॉक्सिन आपका हाइपोथायराइडिज्म का दवाई है, लेकिन ये फैट लॉस में अब यूज़ किया जाता है। तो ये सब आपको यूज़ नहीं करना है, ये सब प्रोफेशनल एथलीट यूज़ करते हैं अंडर गाइडेंस ऑफ, मतलब अच्छे बड़े बड़े डॉक्टर्स के गाइडेंस में लेते हैं, ठीक है। थैंक यू।